बहन जी, अब तो पूरे इलाके में सूखा पड़ गया है धनिया का। बारिश न होने से फसल बर्बाद हो गई है। अगले महीने से पहले मिलने की उम्मीद भी नहीं है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धनिया के बिना मैं घर में मुंह कैसे दिखाऊंगी? 2 महीने पहले मीरा की विदाई का दृश्य। मीरा अपनी माँ से अंतिम विदा ले रही है। दोनों की आंखें नम है। मेरी लाडली, तेरी डोली उठने का वक्त आ गया है। याद रखना, हमारे खानदान की पहचान है धनिया से बने व्यंजन। तेरी नानी पर नानी से चली आ रही है ये परंपरा, तुझे भी निभानी है। धनिया सिर्फ स्वाद नहीं, हमारे परिवार का आशीर्वाद है। माँ, आपकी हर बात मेरे दिल में बसी रहेगी। जैसे धनिया खाने में जान डालता है, वैसे ही आपकी सीख मेरी नई जिंदगी में रंग भरेगी। मैं वादा करती हूँ, कभी भी आपकी परंपरा को मरने नहीं दूंगी। ससुराल में मीरा का स्वागत होता है। सविता उसे घर का मुआयना कराती है। आओ बेटी, ये तुम्हारा नया घर है। कल से रसोई तुम्हारे हवाले। हमारे घर में खाने में ज्यादा मसाले पसंद नहीं करते हम, याद रखना। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। बस एक बात, मेरे घर में हम खाने में धनिया बहुत डालते हैं। माँ ने सिखाया है कि इससे खाना ज्यादा स्वादिष्ट और सेहतमंद बनता है। अच्छा, फिर देखते हैं तुम्हारा धनिया वाला जादू। पहली रात। राहुल और मीरा अपने कमरे में बात कर रहे हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है? घर पसंद आया? सब कुछ बहुत अच्छा है, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। नया घर, नए लोग, माँ की बहुत याद आ रही है। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। वैसे मुझे पता है तुम्हारे धनिया वाले शौक के बारे में। तुम्हें कैसे पता? अरे तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था, तुझे धनिया पसंद है। अरे चिंता मत करो, हमारे घर में नई परंपराओं का स्वागत है। मेरी माँ कहती है धनिया से जिंदगी में खुशबू आती है। एक सप्ताह बाद सविता रसोई के दरवाजे पर खड़ी है। चेहरे पर असंतोष है। मीरा खाना बना रही है। अरे बहू, हर सब्जी में इतना धनिया डालोगी तो खाने का असली स्वाद कहाँ से आएगा? कल रात तुम्हारे पापा जी को पेट में गड़बड़ हो गई थी। माँ जी, मैं तो वही करती हूँ जो मेरी माँ ने सिखाया है। धनिया से पाचन अच्छा होता है, पेट की समस्याएं दूर होती है। बहू, हर घर के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। यहाँ इतना धनिया नहीं चलेगा। समझो बेटी, अब ये तुम्हारा घर भी है। राहुल रसोई में आता है। क्या हो रहा है? इतनी तेज आवाजें? पूछो अपनी बीवी से। हर चीज में इतना धनिया डालती है कि खाना खाते ही सिर दर्द होने लगता है। घर धनिया से भर गया है। मैं तो बस अपनी माँ की परंपरा निभा रही थी। सोचा था नया स्वाद लाऊंगी इस घर में। माँ, थोड़ा वक्त दीजिए मीरा को। और मीरा, तुम्हें भी थोड़ा एडजस्ट करना होगा। नई जगह, नई आदतें। धनिया मेरे लिए सिर्फ मसाला नहीं है, मेरी माँ की याद है। मैं ये परंपरा नहीं छोड़ सकती। अगले दिन मीरा अपनी स्कूटी से बाजार जाने की तैयारी कर रही है। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? माँ जी, बाजार जा रही हूँ। ताजा धनिया लाऊंगी। आज विशेष दाल बनाऊंगी आपके लिए, कम मसाले वाली, जैसी आप पसंद करती हैं। बस थोड़ा धनिया डालूंगी गार्निश के लिए। अकेले जाओगी? रास्ता भी ठीक से पता नहीं है तुम्हें। मैंने पिछले हफ्ते राहुल के साथ पूरा रास्ता देख लिया है। स्कूटी चलाना मुझे बचपन से आता है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी। ठीक है, पर सावधानी से जाना और फोन साथ रखना। मीरा बाजार पहुँचती है और वहाँ एक सब्जी वाले के पास रुकती है। वो दुकानदार से धनिया के बारे में पूछती है। बहन जी, अब तो पूरे इलाके में सूखा पड़ गया है धनिया का। बारिश न होने से फसल बर्बाद हो गई है। अगले महीने से पहले मिलने की उम्मीद भी नहीं है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धनिया के बिना मैं घर में मुंह कैसे दिखाऊंगी? मीरा निराश होकर घर वापस आती है। क्या हुआ मीरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? राहुल, पूरे शहर में एक भी धनिया नहीं मिल रहा है। फसल बर्बाद हो गई है। अब मैं क्या करूंगी? कैसे निभाऊंगी अपनी माँ का वादा? कैसे बचाऊंगी अपनी परंपरा?
मीरा, ये तो बस कुछ दिनों की बात है, जल्द ही धनिया फिर मिलने लगेगा। तुम नहीं समझोगे, मेरी पहचान छिन रही है। रमेश जी आते हैं। क्या हुआ बेटी, इतनी परेशान क्यों हो? पापा जी, पूरे शहर में धनिया नहीं है और माँ जी को मेरा धनिया वाला खाना पसंद भी नहीं आता। मैं दो पाटों के बीच पिस रही हूँ। बेटी मीरा, कभी कभी परिस्थितियाँ हमें नए रास्ते दिखाती है। अरे क्यों न तुम खुद धनिया उगाने की कोशिश करो। हमारे घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा है। सच में मैं धनिया उगा सकती हूँ? मेरी जिंदगी बचा ली आपने। अगले कुछ हफ्तों में मीरा बगीचे में धनिया उगाने की कोशिश करती है। वो पौधों की देखभाल में पूरा समय लगाती है। छोटे छोटे पौधे, बनो ताकतवर, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। ये क्या कर रही हो बहू? माँ जी देखिए, मैं अपना धनिया खुद उगा रही हूँ। अब कभी बाजार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इतनी मेहनत बस एक मसाले के लिए? माँ जी, ये मेरी माँ की विरासत है। आप देखना, जब ये पौधे बड़े होंगे ना, तो आपके लिए सबसे स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। सविता मीरा के समर्पण से काफी प्रभावित होती है। 3 हफ्ते बाद धनिया के पौधे बड़े हो गए हैं। मीरा बेहद खुश है। देखिए पापा जी, मेरा धनिया कितना खूबसूरत उग गया है। पूरा घाट हरा भरा हो गया है। शाबाश बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना बढ़िया धनिया तो बाजार में भी नहीं मिलता। सविता भी आती है और धनिया देखकर खुश हो जाती है। बहू, तुम्हारे धनिया की खुशबू तो सचमुच अद्भुत है। मैंने तो कभी इतने ताजा और सुगंधित धनिया नहीं देखे। माँ जी, आज से आप ही बताइए कितना धनिया डालना है खाने में। मैं आपकी हर बात मानूंगी। अरे नहीं बेटी, तुम अपने तरीके से बनाओ। तुम्हारे धनिया में कुछ खास है। उस रात अचानक तेज बारिश होती है और मीरा के बगीचे को नुकसान पहुंचता है। अगले दिन, नहीं, मेरे धनिया के पौधे! पूरा परिवार बाहर आ जाता है। सविता मीरा के पास जाती है। बहू, संभालो खुद को, ये सिर्फ पौधे हैं। सिर्फ पौधे नहीं, ये मेरी पहचान है, मेरी माँ की याद है। मीरा बेटी, तुम्हारी पहचान इन पौधों में नहीं, तुम्हारे दिल में है। और तुम्हारी माँ की याद तुम्हारे अंदर बसती है, धनिया में नहीं। माँ जी। अगले दिन मीरा का जन्मदिन है। वो उदास है, लेकिन परिवार के कहने पर तैयार होती है। मीरा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। राहुल मीरा को बाहर ले जाता है, जहाँ सविता और रमेश इंतजार कर रहे हैं। वहाँ एक नया बड़ा धनिया का बगीचा बना है छत पर। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। ये तुम्हारा नया धनिया का बगीचा है। हमने छत पर बनवाया है, जहाँ बारिश का पानी इसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये सब आपने मेरे लिए किया? हाँ बेटी, तुम्हारी लगन देखकर हमें एहसास हुआ है कि ये सिर्फ धनिया नहीं, बल्कि तुम्हारी पहचान और तुम्हारी माँ की याद है। और देखो, ये सारे बीज हमने विशेष तौर पर मंगवाए हैं। ये पौधे ज्यादा मजबूत होंगे। मैं क्या कहूँ, आप सबने मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना दिया है। और हाँ, आज से सभी खाने में धनिया डालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। जितना चाहो उतना डालना। हम सबको पसंद आने लगा है तुम्हारा स्पेशल धनिया। माँ, आप नहीं जानती आपने मुझे क्या दिया है। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि उनकी परंपरा को मैं जिंदा रखूंगी, और आज आपके प्यार से वो वादा पूरा हुआ है। माँ, मीरा धनिया के पौधों को देखती है। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी है। वो जानती है कि उसने अपनी माँ के साथ किए वादे को निभाया है और साथ ही अपने नए परिवार में अपनी जगह बना ली है। एक सुबह सरोज अपने माथे पर हाथ रखकर बैठी होती है और लंबी सांस लेकर खुद से बोलती है, हे भगवान, आखिर मैंने तेरे साथ ऐसा क्या बुरा किया जो तूने मेरे साथ ऐसा किया। सोचा था 2 बेटे हैं, घर पर 2 बहुएं लेकर आऊंगी तो राज किया करूंगी, पर राज की जगह मैं तो खुद ही पिस रही हूँ। सारा दिन रसोई में बस खाना ही बनाती रहती हूँ। अभी मेरी मोटी पतली की जोड़ी आ रही होगी। एक खाती है तो इतना ज्यादा खाती है कि रुकती ही नहीं, और एक है कि बस खाने की चीजों को सूंघ सूंघ कर रख देती है।
ऐसे ही सरोज खुद से बड़बड़ा रही होती है कि तभी उनकी दोनों बहुएं आ जाती हैं। सरोज की बड़ी बहू मिष्टी जरूरत से ज्यादा मोटी थी और छोटी बहू नीतू जरूरत से ज्यादा पतली थी। ऐसे ही मिष्टी बोलती है, माँ जी क्या कर रही हैं? आप थोड़ी ना चाय बना दीजिए और साथ में ना पकोड़े भी बना दीजिए। माँ जी मेरे लिए भी। हैं? हाँ, क्यों नहीं। अपनी बहुओं के कहने पर सरोज जल्दी से चाय पकोड़े बनाकर लाती है। सरोज और नीतू चाय पी ही रहे होते हैं और मिष्टी सारे के सारे पकोड़े खा जाती है और बोलती है, माँ जी मुझे ना और खाना है, थोड़े और बना दो ना। बहू, खाने की भी कोई हद होती है। 1 किलो आलू के पकोड़े तू अकेली खा गई और अभी भी तेरा पेट नहीं भरा। और नीतू को देख, इससे एक नहीं खाया गया होगा अभी तक। मुझसे नहीं बनता और खाना। आज से जिसे जो खाना है खुद ही बना लो। इतना कहकर सरोज चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है। सरोज के घर का आधे से ज्यादा राशन मिष्टी ही खा जाया करती थी, जिस वजह से घर में बिजली का इतना बिल भी नहीं आता था जितना कि बिल राशन का ज्यादा आया करता था। तो वही नीतू सारा दिन बस 2 रोटी खाया करती। ऐसे ही एक दिन सरोज अपनी दोनों बहुओं से कहती है, सुनो बहू, शाम को हमें शादी में खाने पर जाना है, तो तुम दोनों टाइम से रेडी हो जाना, ठीक है? जी ठीक है माँ जी। ऐसे ही शाम को दोनों बहुएं अपनी सास के साथ शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। शादी में खाने की इतनी सारी चीजों को देखकर दोनों बहुएं अपने मन में सोचती हैं, इतनी सारी खाने की चीजें, गुलाब जामुन, गोलगप्पे, टिक्की, पाव भाजी, पनीर टिक्का, दाल, सब्जी सब खाऊंगी। इतना सारा खाना, हाय राम, मेरा तो इसको देखकर ही मन भर गया। खाऊंगी कैसे मैं? सरोज और नीतू सभी लोगों से मिल रही होती है और मिष्टी सीधा खाने के काउंटर की तरफ और अपनी प्लेट में ढेर सारा खाना सजाकर खाना खाने बैठ जाती है। शादी में ऐसी कोई खाने का आइटम नहीं था जो कि मिष्टी ने खाया ना हो। सरोज और नीतू थोड़ा खाना लेकर अपनी थाली लेकर मिष्टी के पास बैठ जाती है। तभी एक औरत सरोज के पास आती है और बोलती है, क्या बात है सरोज, अपनी छोटी बहू को कुछ खाने के लिए नहीं देती है क्या? या फिर तुम्हारे घर का सारा राशन बड़ी बहू ही खा जाती है? अरे एक बहू पूरा 1 क्विंटल ही खा जाती होगी कि 1 किलो भी नहीं बचता दूसरी बहू के लिए। तुम्हारी मिष्टी बहू इतनी मोटी है कि तुम दोनों उसके पीछे आराम से छुप सकती हो। मैं और बाकी सभी औरतें कब से देख रही है। मिष्टी तो लगता है शादी में बस खाना खाने ही आई है। एक काम करो बहन, अपनी बहू को घर ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बारातियों के आने से पहले ही सारा मिष्टी खाना खा जाए। आंटी जी, जब खाने के लिए बुलाया है तो खाना ही खाऊंगी ना, और गाना तो नहीं गाऊंगी ना। भूख लगी है उतने ही तो खाऊंगी। कहीं ये तो नहीं लिखा ना कि आधा पेट खाओ और चले जाओ। मिष्टी, अपना मुंह बंद रखो। सही कह रही है तुम्हारी सासू माँ, अपना मुंह बंद रखो, वरना अगर तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई तो तुम हमें भी खा जाओगी। जरा अपनी देवरानी को देखो, बेचारी तो चूसी हुई आम लग रही है। ऐसा लग रहा है कि पंखे के आगे उड़ ही जाएगी। ऐसे ही अपनी पतली और मोटी बहू के खाने की वजह से सरोज की खूब बेइज्जती होती है और बेचारी उन दोनों को लेकर घर आ जाती है। जहाँ एक तरफ मिष्टी खाने से मुंह ही नहीं रोकता था, वहीं नीतू अपनी जरूरत मुताबिक जितना भी खाती वो उसके शरीर को नहीं लगता था और वो पतली की पतली रह जाती है। सरोज मिष्टी से छुपाकर नीतू को फल, ड्राई फ्रूट्स आदि सारी चीज दिया करती थी, पर वो तो पतली की पतली ही थी। ऐसे ही एक दिन सरोज नीतू से कहती है, अरे नीतू, तू क्या कसम खाकर आई है कि तू अपने जीवन में कभी सेहतमंद नहीं होगी? अरे उस भुक्कड़ मिष्टी से छुपा कर तो मैं तेरे लिए कुछ करती हूँ, लेकिन तेरी सेहत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक बात बता, मैं तुझे जो भी देती हूँ तू खाती है या फिर कचरे के डब्बे में डाल देती है? माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? कचरे के डिब्बे में क्यों डालूंगी? मैं तो सब कुछ खाती हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरा शरीर है ऐसा है, मैं पतली की पतली ही रहती हूँ। एक वो है जो हवा भी खाती है तो उसके शरीर में लग जाती है, और एक तू है, तुझमें साइकिल के पंप से हवा भरनी पड़े। मैं तो तुम दोनों बहू के खाने से बहुत परेशान हो गई हूँ। समझ नहीं आता करूँ तो करूँ क्या। इतना कहकर सरोज वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है। अपनी मोटी और पतली बहू के खान पान से सरोज अब बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। मिष्टी दिन प्रतिदिन और मोटी होती जा रही थी और नीतू दिन प्रतिदिन ज्यादा ही सूखती जा रही थी। सरोज जहाँ कहीं भी अपनी बहू को लेकर जाती तो वो लोगों के मजाक का पात्र बन जाती थी, जिस वजह से अब उसने बाहर आना जाना भी बंद कर दिया था। ऐसे ही गर्मियों का मौसम आता है और बाजार में ताजे ताजे आम आते हैं।
सरोज 10 किलो घर में लेकर आती है और नीतू से कहती है, नीतू, ये आम ले जाकर अच्छे से धो दो और फ्रिज में लगा दो। ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से बैठकर खाएंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। और हाँ सुनो, फ्रिज को ताला लगा देना, पता चले कि ये सारे आम मिष्टी के पेट में चले गए और हमें एक भी नहीं मिला। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। इतना नीतू आम धोकर फ्रिज में लगा देती है और ताला लगा देती है। आम की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अपने कमरे में बैठी मिष्टी खुद से बोलती है, अरे वाह, ताजे ताजे आम की खुशबू कहाँ से आ रही है? सासू माँ शायद से आम लेके आई है, जल्दी से देखती हूँ कहाँ है। इतना कहकर मिष्टी फटाफट से नीचे आती है और इधर उधर हर तरफ नजर घुमाकर आम ढूंढने लगती है। खुशबू का पीछा करते करते वह रसोई में जा पहुंचती है। हर तरफ हर बर्तन में आम ढूंढने लगती है। जैसे ही वो फ्रिज खोलने लगती है तभी वो देखती है कि फ्रिज पर ताला लगा हुआ है और मिष्टी खुद से बोलती है, अच्छा, सासू माँ ने सारे आमों को ताला लगा रखा है, वो भी फ्रिज में। खाने की चीजें और वो भी मिष्टी से दूर रहे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं तो आम खा के ही रहूंगी, चाहे मुझे फ्रिज को तोड़ना ही क्यों न पड़े। इतना कहकर मिष्टी लगातार फ्रिज खोलने की कोशिश करती है, कभी चाकू से तो कभी हेयर पिन से, और आखिरकार वो अपने जुगाड़ में कामयाब भी हो जाती है और फ्रिज को खोल ही लेती है और एक के बाद एक आम निकालकर खाने लगती है। मिष्टी आम खाती जाती है और गुठलियां अपने पीछे फेंक जाती है। कुछ ही देर में मिष्टी लगभग सारे ही आम खा जाती है। अभी वहाँ पर सरोज और नीतू आ जाते हैं और मिष्टी को देखकर नीतू बोलती है, दीदी, ये आपने क्या किया? आप सारे के सारे आम खा गई। अरे इतना कौन खाता है? आपका पेट है या फिर गहरा कुआं? जितना मर्जी खा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहू, फ्रिज पर तो ताला लगा था, फिर तूने फ्रिज को खोल कैसे लिया? हे भगवान, क्या करूं मैं अपनी बहू का। अरे मिष्टी, थोड़ी तो शर्म कर। तुझे पता भी है तेरे इतने खाने की वजह से घर के राशन का कितना बड़ा बिल आता है। इतना हम सब मिलकर नहीं खा पाते जितना तू अकेले खा जाती है। तू मोटी है तो क्या तेरा दिमाग भी मोटा है कि तू हर वक्त खाती ही रहे? अपने आप पर कंट्रोल करना सीख। सरोज और नीतू मिष्टी को सुनाई रहते हैं कि तभी मिष्टी को उल्टी आना शुरू हो जाती है। वो लगातार उल्टियाँ करती हैं। मिष्टी की बिगड़ी हालत देखकर सरोज और नीतू जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर मिष्टी का चेकअप करते हैं और किसी तरीके से दवाई देकर मिष्टी की उल्टियाँ रोकते हैं और बोलते हैं, जी आपने क्या खाया था? डॉक्टर, इससे पूछो इसने क्या नहीं खाया। अरे 10 किलो से भी ज्यादा आम अकेली खाकर बैठी है, और जो इसने सुबह से खाया होगा वो अलग। इसे दिन भर की 20 रोटी दे दो तो वो भी कम है। और ये मेरी दूसरी बहू, इसे दिन भर की 2 रोटी दे दो, इसके लिए वो भी ज्यादा है। माता जी आप शांत हो जाइए, डॉक्टर मैं हूँ, मैं बताऊंगा सही क्या है गलत क्या है। आप क्यों बेवजह घुसे जा रही हो? शांत रहो थोड़ा, मैं बात कर रहा हूँ। मिष्टी, तुम्हारा जो लीवर है ना वो खराब हो रहा है, जिसके कारण ना तुम्हारे साथ बहुत दिक्कतें हो रही है। इसके कारण तुम कुछ भी खाती हो तो उल्टियाँ हो जाती है, या फिर तुम्हारा वजन देखो वो कितना बढ़ता जा रहा है, और तुम्हें कई सारी बीमारियां भी हो चुकी है। देखो मिष्टी, खाना हमारे लिए जरूरी होता है, लेकिन ज्यादा खाना ये हमारे लिए जरूरी नहीं होता है, ये हमें नुकसान करता है। देखो मैं तुम्हें अभी डाइट और कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, तुम समय समय पे लेती रहना, इससे ना तुम ठीक हो जाओगी जल्दी से, ठीक है? डॉक्टर साहब, आप इसका तो इलाज कर ही रहे हो, मेरी छोटी बहू का भी इलाज कर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहुएं एक जैसी दिखे और कोई इन्हें मोटू पतलू ना कहे। सरोज की बात सुनकर डॉक्टर हंसने लगते हैं, जिसके बाद डॉक्टर मिष्टी और नीतू दोनों को ही उनके डाइट के अनुसार एक पूरा प्लान बना देते हैं। लगातार 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार सरोज की दोनों बहुएं एकदम फिट एंड फाइन एंड मेंटेन बॉडी वाली हो जाती हैं और अच्छे से एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।